मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका डीएनए जो है मल्टीपल कॉपीज बनाता है खुद का। ठीक है, मतलब डीएनए खुद का ही कॉपी बनाता है और एक दो नहीं, बहुत सारे कॉपीज बनाता है। ठीक है, इट इज बायोलॉजिकल फेनोमेना दैट प्रोटेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये क्या करता है, एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, इलोंगेशन को और टर्मिनेशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब देखो ये जो तीनों स्टेप है वो डीएनए रेप्लिकेशन का स्टेप है। डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, उस चीज को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? डीएनए रेप्लिकेशन। कहता है कि इट इज एन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। ये क्या होता है कि एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाला रिएक्शन होता है। डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब देखो रेप्लिकेशन प्रोसेस किसका है, डीएनए का है, और यहाँ पे एंजाइम जो यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यही क्या करता है, मेनली डीएनए के रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कहता है मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मॉडल जो डीएनए रेप्लिकेशन का है, देयर आर बेसिकली 3 मॉडल्स, बट आपको जो पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो कहता है कि कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, तो ये सारे मॉडल किसके हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, कहता है स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, तो कहते हैं देयर आर मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहला इनिशिएशन, मतलब कैसे शुरू होगा, दूसरा है आपका इलोंगेशन और तीसरा है आपका टर्मिनेशन। तो हम देखेंगे इनिशिएशन में क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन डिमांड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बिकॉज इवन अ माइन्यूट मिस्टेक कुड रिजल्ट इन म्यूटेशन। ठीक है, कहता है कि डीएनए में का जो मतलब आपका रेप्लिकेशन होता है उसके लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी जरा सा इधर उधर हुआ तो उससे क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज होना, है ना। तो अगर डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत मैटर करता है। इसीलिए जो एक्यूरेसी का डिमांड है रेप्लिकेशन में, एक्यूरेसी का डिमांड जो होता है वो बहुत क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, क्योंकि माइन्यूट मिस्टेक कुड रिजल्ट इन म्यूटेशन। माइन्यूट रिजल्ट की वजह से क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। कहता है कि इसीलिए रेप्लिकेशन मस्ट इन्वॉल्व कंटिन्यूटी ऑफ एनी पॉइंट इन डीएनए। इसीलिए मतलब कि डीएनए जो ये है रेप्लिकेशन वो क्या मांगता है, कंटिन्यूटी मांगता है, मतलब कि उसमें कोई डिस्टरबेंस उसको नहीं चाहिए। अगर डिस्टरबेंस हुआ तो डिस्टरबेंस होने की वजह से क्या होगा, म्यूटेशन होगा। ठीक है, फिर कहता है टू बिगिन रेप्लिकेशन देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा, कोई भी चीज शुरू होने से पहले क्या होता है कि एक पॉइंट चाहिए होता है कि यहाँ से शुरू हो सके। तो वो पॉइंट कौन सा है आपका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उस पॉइंट का नाम है। कहता है कि दिस इज द पॉइंट वेयर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। यहाँ से आपका रेप्लिकेशन क्या होता है, शुरू होता है। फिर कहते हैं रेप्लिकेशन बिगिन्स विद द स्प्लिटिंग ऑफ दिस ओरिजिन फॉलोड बाय अनविंडिंग द 2 डीएनए स्ट्रैंड। अब पता है आपको डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल होता है ना। तो वो डबल हेलिकल को क्या करता है, ये सिंगल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मेनली जो शुरू होगा वो इसी तरीके से होगा कि डबल हेलिकल जो होगा उस डबल हेलिकल को क्या करेगा, सिंगल सिंगल करेगा। तो कैसे करेगा, सबसे पहले कहता है कि अनट्विस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड्स इन देयर इंटायर लेंथ इज नॉट फिजिबल ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। कहता है कि दोनों को अलग कर पाना इतना मतलब पॉसिबल नहीं है, इजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और उनको अलग कर पाना मुश्किल है। ठीक है, किसको अलग कर, दोनों स्ट्रैंड को, ठीक है, जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं उनको अलग कर पाना। ठीक है, कहते हैं हेंस आर रेप्लिकेशन फॉर्क। अब क्या यूज करेंगे हम, एक रेप्लिकेशन फॉर्क यूज करें। अब जैसे देखो खाना करने के लिए हम फॉर्क यूज करते हैं ना, है ना, वैसे ही इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क यूज करेंगे। इज क्रिएटेड, मतलब कि रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होगा आपका, क्रिएट होगा और ओपनड बाय हेलिकेज एंजाइम दैट अनजिप्स द डीएनए स्ट्रैंड्स। अब देखो डीएनए स्ट्रैंड्स को खोलने के लिए क्या चाहिए, इसको एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए, हेलिकेज एंजाइम चाहिए, जो दोनों डीएनए को क्या करेगा, अनजिप करने का काम करेगा, मतलब अलग करने का काम करेगा। ठीक है, तो डीएनए जैसे इस तरीके का होता है ना,
तो इसमें आपका क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, अलग अलग कर देगा, एक अलग, एक अमीनो एसिड का चेन अलग, दूसरे अमीनो एसिड का चेन अलग, ठीक है। अब ये तो अब हम देखेंगे एलोंगेशन, ठीक है। एलोंगेशन क्या होता है, कहता है कि एलोंगेशन एट द ओपन साइट द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन ईच स्ट्रैंड। कहता है कि जब आप एट द ओपन साइट, मतलब कि ओपन साइट पे क्या होता है आपका, कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो आपका क्या करता है कि स्टार्ट करता है सिंथेसाइजिंग, क्या सिंथेसाइजिंग करता है, तो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर पेरेंटल स्ट्रैंड, जो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड। मतलब कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वो एज अ टेम्पलेट काम करेगा, मतलब कि जो डॉटर स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा वो उसको देख के और उससे मतलब कि समझ के उसका यूज करके तब होगा, ठीक है, तो देखते हुए होगा। कहता है डीएनए सिंथेसाइज ओनली इन द 5-3 डायरेक्शन। तो डीएनए जो है वो आपका जो है वो सिंथेसाइज होगा 5-3 डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से आपका डीएनए सिंथेसाइज होना शुरू होगा। कहता ऑन वन स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर्स कंटिन्यूअसली लीडिंग स्ट्रैंड। कहता है कि जो आपका ऑन वन स्ट्रैंड जहाँ पे आपका क्या होता है सिंथेसिस कंटिन्यूअसली होना शुरू होता है उसको आप क्या कहते हो, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। फिर आपका कहता है कि ऑन अदर स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर्स डिसकंटिन्यूअसली फॉर्मिंग ओजाकी फ्रेगमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्म हो जाता है जिसको आप लैंगिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलोगे, लैंगिंग स्ट्रैंड। कहते द एंजाइम डीएनए लीगेज जॉइंस द ओजाकी फ्रेगमेंट्स टुगेदर लेटर। अब क्या होता है, बाद में आपका जो डीएनए लीगेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, इनको जो ये आपके अलग अलग है इन सभी को क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर कहता है कि द एंजाइम डीएनए लीगेज जॉइन द ओजाकी फ्रेगमेंट टुगेदर। अब ओजाकी जब आपके क्या हो जाएंगे, एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, कहते हैं टर्मिनेशन। उसके बाद आपका एलोंगेशन के बाद क्या आता है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन अकर्स इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो हर किसी में अलग अलग है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें टर्मिनेशन का प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है। एन एंजाइम कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस रिमूव ऑल द आरएनए प्राइमर्स। जितने भी आरएनए प्राइमर्स होते हैं वो जो एंजाइम होता है जिसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं वो क्या करता है, सारे जितने भी आरएनए प्राइमर्स होते हैं उन सभी को रिमूव कर देता है, ठीक है। कहाँ से, तो फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रैंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस डॉटर स्ट्रैंड। अब जो ओरिजिनल को कॉपी करके जो डॉटर स्ट्रैंड बना, ठीक है, तो उसको क्या करता है, रहने देता है, और जो ओरिजिनल वाला था आपका पेरेंट स्ट्रैंड उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है टर्मिनेशन, ठीक। तो ये हुआ एलोंगेशन और ये हुआ टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस था आपका किसका, डीएनए, और ये हुआ आपका ये जो मॉडल है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ठीक है, और रेप्लिकेशन फॉक भी बोला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका इसमें होगा। रेप्लिकेशन में आपके एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, तो सबसे पहले आपका कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा हो गया, अब देखो एंजाइम्स में जो क्या थे आपके सॉरी एंजाइम्स यूज हुए थे डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। कहता है कि डीएनए पॉलीमरेज सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था, डीएनए पॉलीमरेज। कहता है डीएनए रेप्लिकेशन इज अ हाईली एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। ये बात तो आपको शुरू में ही बताया गया कि डीएनए जो रेप्लिकेशन डिपेंड करता है वो एंजाइम पे करता है, ठीक है। डीएनए polymerase catalyzes the and regulates the whole process of DNA replication with the support of other enzyme। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, फास्ट करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। किसके हेल्प से, और अदर एंजाइम्स के हेल्प से, जैसे डीएनए लीगेज था, है ना। तो कहता है कि टाइप्स ऑफ आपके ये पॉलीमरेज एंजाइम के हो गए, तो डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, ये सारे किसके टाइप्स हो गए, डीएनए पॉलीमरेज के। अब कहता है कि दूसरा एंजाइम जो आपका यूज हुआ वो हुआ हेलिकेज।
हेलिकेज कहता है कि हेलिकेज जो है वो आपका डीएनए को क्या करता है, अनजिप करने का काम करता है। याद है जब क्या कहता है कि उसको इजीली आप अनजिप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। अब एनर्जी चाहिए होता है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एंजाइम का यूज करेंगे। और कौन सा एंजाइम होगा, वो हेलिकेज। तो हेलिकेज क्या करता है, दोनों के स्ट्रैंड्स को ब्रेक करता है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है दोनों के बीच में उसको क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक होने की वजह से आपका डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। फिर कहता है कि लिगेज, लिगेज एंजाइम क्या करता है, जो ओजाकी फ्रेगमेंट्स है उनको क्या करता था, ये ज्वाइन करता है। तीसरा है आपका प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर्स के सिंथेसिस के लिए आपका कौन हेल्प करेगा, प्राइमेज। फिर कहता है आपका इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, दिस प्रोड्यूस सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड कट्स इन डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए मॉलिक्यूल में वो जो छोटे छोटे कट्स होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, एंडोन्यूक्लियस के वजह से। ठीक है, जो आपने ऊपर देखा था ना, इसमें कट्स होंगे, छोटे छोटे से कट्स होंगे, देख रहे हो, ये सारे कट्स जो है वो किसके वजह से है, आपका एंडोन्यूक्लियस के वजह से। ठीक है, जिसको जोड़ने का काम कौन करता है, लिगेज। ठीक है, अब है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम बोलते हैं आरएनए सिंथेसिस। तो आरएनए सिंथेसिस क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप जीन एक्सप्रेशन विच यूटिलाइज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू फॉर्म फंक्शनल प्रोडक्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसमें, जीन एक्सप्रेशन को, मतलब जीन को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए जो होता है, आरएनए सिंथेसिस जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। कहता है कि ये क्या करता है, यूटिलाइज मतलब यूज करता है किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ताकि वो फंक्शनल प्रोडक्ट बना सके, जिसको हम क्या, प्रोडक्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, जो कि क्या होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। कहता है दिस ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन आरएनए कॉपी ऑफ जीन्स एंड डीएनए सीक्वेंस। ये क्या करता है, जो आरएनए का कॉपी होता है, ठीक है, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और कहता है कि फॉर अ प्रोटीन कोडिंग जीन, जो भी प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं उन सभी के सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके आरएनए से ही प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, फिर कहता है कि द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड अ पॉलीपेप्टाइड, जिसको आप प्रोटीन या प्रोटीन सब यूनिट बोलते हो, इज कैरिड बाय द आरएनए कॉपी। वो कहाँ से मिलेगा आपको, आरएनए के कॉपी से। अब देखो डीएनए को अपना कॉपी करता है, साथ में डीएनए आरएनए भी बनाता है। ठीक है, बट आरएनए जो कॉपी करता है उससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो यही चीज ये बोल रहा है कि आरएनए सिंथेसिस के वजह से ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, फिर कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन इज सेलेक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। Transcription is selective because not all DNA molecules are transcribed and not all genes are transcribed। मतलब कि ये selective इसलिए होता है क्योंकि सारे genes या सारे DNA जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, transcribed नहीं होते हैं। फिर कहता है कि thus transcription is selectively as only DNA regions are transcribed। इसीलिए क्या होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो सिलेक्टिव होता है क्योंकि जो कुछ डीएनए होता है सिर्फ वही क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब होता है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे डीएनए ट्रांसक्राइब होता है और सारे जीन कुछ डीएनए जो है वो बस ट्रांसक्राइब होते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि इट इज अज्यूम डेट सम बिल्ट इन सिग्नल्स इन डीएनए मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। आप ये मान सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि जो कुछ सिग्नल्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स में वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। कहता है द ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्शन से हुए प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। एंड द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट आर यूजुअली इनएक्टिव। कहता है कि जो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। कहते हैं द फंक्शनली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑब्टेन व्हेन द इनएक्टिव वंस अंडरगोज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। अब देखो क्या होता है, ये जो होता है ये आपका जो पहले जो बनाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब हमको उसको क्या करना है, एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जैसे कि स्प्लिसिंग या फिर टर्मिनल एडिशन या फिर बेस मॉडिफिकेशन। मतलब मेनली जो वो बनता है उसमें उसको इनएक्टिवेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, मॉडिफिकेशन की जरूरत होता है, तभी जाके वो क्या होगा, एक्टिव होगा। वो आपको इनएक्टिव फॉर्म में बना के दे देगा, बाकी आप उसमें क्या करो, मॉडिफिकेशन करो, तब जाके वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग डीएनए इनटू आरएनए। अब जैसे देखो क्या था आपका डीएनए का जो एंजाइम्स इन्वॉल्व थे, है ना, वैसे आरएनए के ये क्या हो गए आपके एंजाइम्स हो गए। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। कहता है कि इट सिंथेसाइज एन आरएनए मॉलिक्यूल्स यूजिंग अ डीएनए टेम्पलेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स थ्रू बेस पेयरिंग। जैसे वो बना रहा था पेरेंट से डॉटल स्ट्रैंड, है ना, वैसे ही ये क्या करेगा, डीएनए से बनाएगा आरएनए, नए आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। कहता है कि कैसे बनाएगा, तो बेस पेयरिंग से, ठीक है। कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ द डीएनए टेम्पलेट हैज जी एंड सी विल बी एडेड टू द ग्रोइंग आरएनए चेन बाय आरएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा कि मान लो कि डीएनए टेम्पलेट में क्या है, जीसी, मतलब कि गुआनिन और साइटोसिन, तो क्या करेगा, इसको हम ऐड कर देंगे किसमें, आरएनए के ग्रोइंग चेन में, ठीक है। ग्रोइंग चेन में ऐड करेंगे कैसे, तो बाय पॉलीमरेज एंजाइम के साथ, ठीक है। देखो क्या होता है कि आरएनए का जो चेन होता है वो किससे बना होता है, जो आपके बेस होते हैं उसी से मिलके बना होता है। तो अब चेन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बेस का एडिशन करते हैं, और बेस का एडिशन करने के लिए हमको एंजाइम चाहिए, जिस एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब कहता है कि इंपॉर्टेंट फीचर, इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि आरएनए सिंथेसिस ऑलवेज अकर्स इन 5-3 डायरेक्शन, ठीक है। और डीएनए का क्या था, तो क्योंकि दोनों ही 5-3 डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज होता है, ठीक है। वो दोनों में डिफरेंस कहाँ है, दोनों तो सिमिलर है ना, बस डिफरेंस क्या है कि एक में डीऑक्सी होता है और एक में राइबोज होता है, ठीक है। एक में डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक में सिंगल, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका भी सिंथेसिस जो होगा वो किस तरीके से होगा, 5-3 डायरेक्शन में। कहता है आरएनए पॉलीमरेज एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड ओनली टू द 3 एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड। जो आपके आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं, ऐड होते हैं, तब ओनली टू द 3 एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड, जो ग्रोइंग स्ट्रैंड का जो तीसरा डायरेक्शन होगा उसी जगह पे वो क्या होंगे, आपके जाके ऐड होंगे, ठीक है। उसके अलावा कहीं और ऐड नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ थर्ड पोजीशन पे भी ही क्या होंगे, वो ऐड होंगे, ठीक है। फिर कहता है कि 10 न्यूक्लियोटाइड ए, यू, सी और जी कैन बी एडेड ओनली द 3 एंड ऑफ द आरएनए। इसीलिए बाकी सारे जो आपके बेस पेयर्स है वो भी किस पोजीशन पे ऐड होंगे, थर्ड पोजीशन पे। फिर कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज आर लार्ज एंजाइम्स कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स इवन इन बैक्टीरिया। कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो आपके बहुत लार्ज एंजाइम्स होते हैं, जो कि जिनके पास क्या होते हैं, मल्टीपल यूनिट्स, सब यूनिट्स होते हैं, और ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया वगैरह में भी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। फिर कहता है कि इन ह्यूमन एंड द यूकैरियोट्स द 3 मेजर आरएनए पॉलीमरेज एग्जिस्ट। कौन कौन से पॉलीमरेज हो जाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। सेम वही है, डीएनए में था डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। सेम यहाँ पे भी वही चीजें हैं। कहता है ईच ट्रांसक्राइब स्पेसिफिक जीन्स ऑफ क्लासेस ऑफ जीन। अब देखो ये सारे जितने भी पॉलीमरेज हैं वो एक अलग स्पेसिफिक जीन्स को क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब करने का काम करेंगे। मतलब ये नहीं है कि एक ही साथ तीनों अपना मतलब सिमिलर उनका फंक्शन होगा, नहीं, हर किसी का अलग अलग जीन्स पे अलग अलग वर्क होगा, ठीक है। अब इसी में आता है आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, की मतलब कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इज, अब जैसे था ना डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन, वैसे ही आरएनए में भी है। तो आरएनए में क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन था उसको किस में कॉपी कर लेते हैं हम, आरएनए में। कहता है इट अकर्स इन 3 मेन स्टेजेस। ये जो होता है ये आपका, जैसे कि वो आपके 3 स्टेज में था वैसे ही ये भी आपका 3 स्टेज में था। तो सबसे पहले क्या है, इसका इनिशिएशन है। इनिशिएशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड प्रोमोटर। मतलब मान लो कि जो आरएनए पॉलीमरेज आपका ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया, क्या है आपका, एंजाइम हो गया। और ये कहाँ पे बाइंड होगा, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसको हम कहेंगे प्रोमोटर। तो मेनली जो आपका ये आपका बाइंड होगा वो कहाँ होगा, प्रोमोटर पे जाके बाइंड होगा। फिर कहता है कि द प्रोमोटर, जो आपका प्रोमोटर का काम क्या है, तो प्रोमोटर हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ जीन। जीन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में आपको कौन हेल्प करेगा,
आरएनए पॉलीमरेज। कहता है आरएनए पॉलीमरेज अनविंस द सेपरेट्स द डीएनए स्ट्रैंड्स। अब क्या था कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो आपके डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा। ठीक है, कहता है वन डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर आरएनए सिंथेसिस। एक जो होता है, अब देखो टेम्पलेट क्या होता है कि मतलब उसको देख के हम क्या करते हैं, दूसरे को कॉपी करते हैं ना। तो उसमें से एक स्ट्रैंड जो होगा जिसका हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और आरएनए का उसी से सिंथेसिस होगा। ठीक है, फिर कहता है कि इंपॉर्टेंट प्रोमोटर सीक्वेंस। अब देखो इसमें आपका आता है प्रिब्नो बॉक्स, जिसको आप TAT बोलते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये लोकेटेड होता है अबाउट 10 बेसेस अप स्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये जो होता है आपके 10 बेस के ऊपर मतलब लगभग प्रेजेंट होता है। दूसरा कहता है 35 सीक्वेंस, जिसमें आपका आता है TTGACA। ये जो आपका लोकेटेड होता है, नाम से ही पता चल रहा है, 35 बेस अप स्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। मतलब कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वहां से लगभग 35 बेस के बाद ये साइट प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा वही हो गया, एलोंगेशन हो गया। तो कहता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज मूव्स द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, वही सेम चीज हो गया। इट रीड्स द डीएनए सीक्वेंस इन द 3-5 डायरेक्शन। ये कैसे रीड कर डायरेक्शन में आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू द ग्रोइंग आरएनए चेन इन 5-3 डायरेक्शन, क्योंकि 5-3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, इसीलिए जो एडिशन होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, 5-3। बट रीड जो होता है वो 3-5 के जनरेशन डायरेक्शन में होता है। फिर कहते हैं कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अकर्स। अब देखो जैसे कि डीएनए ए है तो आरएनए यू होगा, मतलब कि डीएनए एडिनिन है तो आरएनए यूरासिल होगा, डीएनए थाइमिन है तो डीएनए एडिनिन होगा, डीएनए गुआनिन है तो डीएनए साइटोसिन आरएनए साइटोसिन होगा, डीएनए साइटोसिन है तो आरएनए गुआनिन होगा। इस तरीके से डीएनए और आरएनए का बेस पेयरिंग होगा। ठीक है, फिर कहते हैं द आरएनए स्ट्रैंड बिकम्स लॉन्गर एज न्यूक्लियोटाइड आर एडेड। अब जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे ही चेन क्या होता है जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या आपका कि आरएनए पॉलीमरेज रीचेज अ टर्मिनेशन पॉइंट सिग्नल, जो कि आपका क्या होता है ऑन द डीएनए। तो वो क्या होता है, मतलब कि एक जहां टर्मिनेशन पॉइंट क्या हुआ, जहां पे रुक जाता है आपका प्रोसेस। ठीक है, फिर कहते हैं आरएनए सिंथेसिस स्टॉप्स। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जाने के बाद आपका आरएनए सिंथेसिस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद न्यूली फॉर्म्ड आरएनए मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डिटैच हो जाएंगे किससे, डीएनए से। फिर कहते हैं द डीएनए स्ट्रैंड रिजॉइन टू फॉर्म द डबल हेलिक्स। जब आरएनए का सिंथेसिस खत्म हो जाएगा तो डीएनए अपना हेलिक्स वापस से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, सिर्फ आरएनए के फॉर्मेशन के लिए, प्रोसेस सिंथेसिस के लिए जो डीएनए का हेलिक्स होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब इसी में है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या बोला था कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, है ना, तो उसमें भी क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में, और यहाँ पे भी क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो कहते हैं जैसे कि इन यूकैरियोट्स ले लिए तो कहते हैं कि द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज यूजुअली इनएक्टिव एंड अंडरगोज मॉडिफिकेशन सच एज 5 कैपिंग, मतलब एडिशन ऑफ मिथाइलेटेड गुआनिन कैप। यहाँ पे हम कौन से ग्रुप को ऐड करेंगे, मिथाइलेटेड गुआनिन। फिर दूसरा है आपका 3 पॉली टेल एडिशन, मतलब कहता है कि एडिशन ऑफ एडिनिन न्यूक्लियोटाइड एट 3 एंड। फिर आपका है आरएनए स्प्लिसिंग। इसमें क्या होगा कि जो आपके इंट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा और एक्सॉन्स जो आपके था उसको क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, जो आपने पहले ही पढ़ा था कि क्या करता था, इंट्रॉन्स को बीच से रिमूव करके एक्सॉन सारे को जोड़ देता है। ठीक है, फिर कहता है दिस मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस अ नेचर फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब मेनली जो इस प्रोसेस से आपको क्या होगा, जो फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स मतलब मैच्योर आरएनए मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होता है आपका, सबसे पहले डीएनए से इनिशिएशन होता है, जिसमें आपका एंजाइम कौन सा यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि बाइंड होता है। अब उससे क्या होगा कि कहाँ पे बाइंड होगा, तो प्रोमोटर पे, तो उससे क्या हो जाएगा, एलोंगेशन होगा, मतलब आरएनए का चेन सिंथेसिस। ठीक है, चेन सिंथेसिस होने के बाद क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन में क्या होगा कि जो आरएनए है वो रिलीज हो जाएगा और डीएनए अपना फिर से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेगा।
फिर आपका है प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहले क्या बनेगा आपका प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब उसी से क्या होगा कि अब ये तो क्या है, किसके फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है ये, इनएक्टिव फॉर्म में। अब एक्टिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। जब हम इसको करेंगे, जैसे कि गुआनिन का ग्रुप ऐड करेंगे, एडेनिन ऐड करेंगे, साथ में इसमें क्या करेंगे, एक्सोन्स को, इंट्रोन्स को रिमूव करेंगे और एक्सोन्स को जोड़ेंगे, तब जाके ये क्या होगा आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है, और तब जाके आपका मैच्योर आरएनए बनेगा, ठीक है। तो ये था पूरा डीएनए और आरएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमने आरएनए एक ट्रांसक्रिप्शन वाला पॉइंट ऐसा है जो कि मे भी तुम लोग को पूछे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन बहुत बार पूछता है। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें और भी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।